बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। शकुंतला देवी जी अपने बेटे राजेश से कहती है तो राजेश गुस्से में बोला, मेरे पास टाइम नहीं है बुढ़िया, तू खुद चली जा या अपनी उस सहेली को लेकर चली जा। बेटा सहेली यहाँ नहीं है, अपनी बेटी के यहाँ गई हुई है, तू ही ले चल। बुढ़िया चल, मैं ले चलूँगा। पहले सोनू को फ़ोन कर और उससे पैसे मांग, अगर उसने तुझे पैसे दे दिए तो फिर मैं तुझे लेकर चलूँगा। ठीक है बेटा, ला मेरी बात करा दे सोनू से। राजेश सोनू को फ़ोन मिलाकर अपनी माँ को पकड़ा देता है। सोनू फ़ोन उठाता है। हेलो माँ। बेटा सोनू। अरे माँ प्रणाम, आप कैसी है माँ? बेटा ठीक हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊं। अरे माँ आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक गई नहीं, अभी भी सोच रही हैं? वो बेटा मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। अरे माँ तो आप पहले फ़ोन कर देती। ठीक है माँ, मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप तुरंत निकाल कर सबसे पहले डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर सोनू फ़ोन रख देता है और अपने भैया के अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। राजेश के अकाउंट में 20,000 रुपये आ जाते हैं तो वो खुश हो जाता है। शकुंतला देवी जी राजेश को फिर से कहती है, बेटा आ गए पैसे, अगर पैसे आ गए हो तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। पैसे तो आ गए हैं लेकिन अभी नहीं लेकर जाऊंगा, थोड़ी देर बाद लेकर जाऊंगा, अभी मुझे कुछ काम है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, पहले काम करके आता हूँ फिर लेकर चलूँगा। यह कहकर राजेश बहाना बनाकर घर से बाहर चला जाता है। शकुंतला देवी जी मायूस होकर फिर से अपनी चारपाई पर लेट जाती है और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगती है। जब काफ़ी देर तक बेटा नहीं आता तो शकुंतला देवी जी अपनी बहू नीता से कहती है, नीता बेटा तू ही ले चल मुझे डॉक्टर के पास। तो नीता गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, बुढ़िया मेरे पास टाइम नहीं है तुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तेरा बेटा ही ले जाएगा तुझे डॉक्टर के पास। शकुंतला देवी जी उदास स्वर में बोली, बेटा राजेश को कहा था लेकिन वह बाहर चला गया। नीता हाथ को हवा में लेकर लहराकर तेज स्वर में बोली, तो मैं क्या करूं, बाहर चला गया तो मैं घर संभालूं या तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? अब चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे का इंतजार करो, बार बार कहकर मेरा दिमाग मत खराब करो। शकुंतला देवी बहू की बात सुनकर चुप हो गई और अपनी चारपाई पर लेटी हुई अपनी हालत पर आंसू बहा रही थी। शकुंतला देवी जी के दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम राजेश और छोटे बेटे का नाम सोनू है। राजेश की पत्नी का नाम नीता और सोनू की पत्नी का नाम राखी है। शकुंतला देवी जी के पति के देहांत को 5 साल हो चुके हैं। वह अपने बड़े बेटे और बहू के साथ दिल्ली में रहती है, जबकि छोटा बेटा और बहू बेंगलुरु में रहते हैं। सोनू और राखी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उन दोनों ने अपने घर वालों को बताया तो दोनों के घर वालों ने भी अपनी रजामंदी दे दी और दोनों की शादी कर दी गई। सोनू और राखी की शादी को 2 साल हो चुके हैं। शादी के बाद भी दोनों ने जॉब नहीं छोड़ी। सोनू और राखी बेंगलुरु में खूब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। शकुंतला देवी जी के पति के पास 3 ऑटो रिक्शा थे जिन्हें किराए पर देकर अपना खर्चा चलाते थे। उनके देहांत के बाद ऑटो बड़े बेटे राजेश के पास आ गए, क्योंकि छोटा बेटा सोनू जॉब करता था। सोनू अपनी बीमार मां शकुंतला देवी जी के लिए बेंगलुरु से पैसे भेजता रहता था। सोनू का बड़ा भाई राजेश अक्सर बहाने बना बना कर, भाई अब यह ऑटो खराब हो गया, अब वह ऑटो खराब हो गया, अब ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, उसमें इतने पैसे लग गए, ऐसे बहाने बना बना कर अपने छोटे भाई से पैसे मांगता रहता था। और उसकी भाभी नीता भी आए दिन पैसों के लिए सोनू के पास फ़ोन करती रहती थी, कभी बच्चों की फ़ीस का बहाना बनाकर तो कभी घर में राशन डलवाने का बहाना बनाकर। सोनू उन्हें कभी भी पैसों के लिए मना नहीं करता और अक्सर उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र करता रहता था। राखी का स्वभाव भी सोनू के जैसा ही था। सोनू जब राखी को पैसे देने की बात बताता तो वह भी सोनू को पैसे देने के लिए मना नहीं करती थी। कभी कभी तो राजेश अपने मन से ही फ़ोन कर कर
सोनू से पैसे मांग लेता था और सोनू माँ को जो पैसे भेजता था राजेश वो सारे पैसे भी हड़प लेता था। आज सुबह से ही शकुंतला देवी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। दोपहर होते होते और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उन्होंने राजेश को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो वह बहाना बनाकर बाहर चला गया और बहू से कहा तो उसने भी जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। शाम हो चुकी थी और शकुंतला देवी जी राजेश का इंतजार करते करते थक चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे जब राजेश घर आया था और वह भी पी कर आया था और आकर अपने कमरे में चला गया। एक बार भी अपनी माँ को नहीं देखा। उसकी आवाज़ सुनकर माँ समझ जाती है कि बेटा पीकर आया है और चुपचाप लेट जाती है। ऐसी हालत में उसे क्या कहे, और वैसे भी अब रात के 12 बज चुके थे। धीरे धीरे शकुंतला देवी जी के शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही थी, परंतु उनके बेटे और बहू को इस बात से कोई मतलब नहीं था। तबीयत खराब की वजह से उनसे खाना भी नहीं खाया गया और बिना दवाई और खाने के वह अपने बिस्तर पर अधमरी सी पड़ी हुई करहार रही थी। उधर बेंगलुरु में ऑफिस से देर रात घर लौटते हुए गाड़ी में सोनू और राखी बात कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट पर काम करते करते दोनों को घर आने में रात के 10 बज चुके थे और इसी प्रोजेक्ट के चलते दोनों को 4 बजे सुबह दिल्ली के लिए निकलना था। ऑफिस से लौटते हुए गाड़ी में सोनू और राखी बात कर रहे थे। ओह सोनू, काम के चक्कर में मैं माँ जी को फ़ोन भी नहीं किया। मैं माँ को फ़ोन कर लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, अब ज़्यादा देर हो गई है, माँ सो गई होगी। अब वैसे भी उनकी तबीयत खराब है, घर ही तो जाना है, फ़ोन नहीं करते हैं। माँ को अचानक जाकर सरप्राइज़ दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। दोनों घर पहुँच गए और अगले दिन जल्दी उठकर सुबह की फ़्लाइट से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर घर के लिए कैब करते हैं और सीधा घर पहुँच जाते हैं। डोरबेल बजते ही राजेश गेट खोलता है और अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को देखकर चौंक जाता है। अरे सोनू तू? हाँ भैया मैं। सोनू अपने भाई से गले लग जाता है और तीनों अंदर जाते हैं। नीता को तो खबर नहीं थी, वह तो बेसुध अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। सोनू और राखी अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और राजेश जल्दी से जाकर अपनी पत्नी को जगाता है। नीता, तुम यहाँ घोड़े बेचकर सोई हुई हो, उठो, देखो सोनू और राखी आए हैं। जैसे ही नीता के कानों में सोनू का नाम जाता है, नीता उठ खड़ी होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह सुबह सोनू अचानक कैसे आ धमका? नीता बिखरे बालों में अचंभे भरे लफ्ज़ में बोली। तो राजेश भी विचारपूर्वक बोला, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक कैसे आया है? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। हाँ जी, काम से ही आए होंगे। दोनों अपने आप को सांत्वना देकर मन को शांत कर लेते हैं। इधर सोनू और राखी माँ के कमरे में जाते हैं तो माँ सोई हुई थी। दोनों माँ के चरण स्पर्श करते हैं तो देखते हैं माँ का शरीर तो बुखार में तपा हुआ है और ना ही उनके पास किसी भी किस्म का कोई इंतजाम है और ना ही दवाई वगैरह है। अरे माँ को तो बहुत तेज बुखार है। सोनू बेचैन होकर बोला। यहाँ तो माँ के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है। राखी इधर उधर नज़रें मार कर बोली। सोनू भैया भैया कहकर राजेश को आवाज़ लगाने लगा तो शकुंतला देवी जी की आंख खुल जाती है। अरे मेरे बच्चे सोनू, कब आया तू? तूने तो बताया भी नहीं। शकुंतला जी अपने छोटे बेटे और बहू को देखकर खुश होते हुए बोली। माँ, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा है। माँ, आप इतनी तेज़ बुखार को थोड़ा सा बोल रही हैं? सोनू फिर से अपने भाई को आवाज़ लगाता है। भैया भैया। सोनू की आवाज़ सुनकर राजेश और उसकी पत्नी शकुंतला जी के कमरे में आए। यह सब क्या है भैया? माँ को इतनी तेज़ बुखार है और आप लोग को ज़रा भी परवाह नहीं है, और माँ के पास कोई दवा भी नहीं है, ना ही कोई इंतजाम है। सोनू गुस्से में पूछता है तो राजेश बोला, हाँ मैंने तेरी भाभी को बोला था दवाई वगैरह माँ के पास ही रख दिया कर। इसने सुनकर अनसुनी कर दी। तभी शकुंतला जी कराहने लगती है। सोनू और राखी माँ को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ शकुंतला जी के चेकअप होते हैं तो पता चलता है उनके शरीर में अनेक बीमारियों ने जन्म ले रखा है और उन्हें कल से बुखार है। यह सुनते ही सोनू और राखी सन्न रह जाते हैं। सोनू अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर उन्हें घर ले आता है
घर लाकर राखी ने शकुंतला जी को पहले कुछ खिलाया, उसके बाद दवाई दी। दवाई के नशे से उन्हें नींद आ गई। फिर सोनू और राखी राजेश के कमरे में गए। सोनू को गुस्से में देखकर राजेश और नीता के माथे पर पसीना आने लगा। माँ को कल से बुखार है, आप दोनों माँ को डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गए? सोनू ने ऊंचे स्वर में पूछा। राजेश और नीता एक दूसरे को देखने लगे। मैं आप दोनों से कुछ पूछ रहा हूँ, बताते क्यों नहीं? सोनू तेज चिल्लाकर कहा। अरे वो मैंने तेरी भाभी को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है, तू माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा। राजेश हकलाते हुए बोला। अरे आपको तो टाइम ही नहीं होता। आप क्या पहाड़ तोड़ रहे थे जो माँ को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ। दोनों आपस में बहस करने लगे तो सोनू राजेश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। उसके साथ ही राखी ने भी एक जोरदार तमाचा नीता के गाल पर रख दिया। तमाचे इतनी जोरदार थे कि तमाचे की आवाज़ कमरे में गूंज गई। हाय मम्मी, नीता के मुंह से निकलता है और वह अपने गाल को सहलाते हुए एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। राजेश भी गाल को पकड़े वहीं जाम हो गया। वह दोनों मुकाबला कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि सोनू और राखी के बदौलत ही उनका पालन पोषण हो रहा था। इसलिए चुपचाप पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रह गए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे जो तुम लोग अपनी माँ के साथ कर रहे हो। सोनू गुस्से में बोला। अपनी देवी समान सास की सेवा करने की बजाय उन्हें जीते जी मार रही हैं। फिर राखी बोली। हम जो इतनी रकम तुम्हें भेजते हैं वह सब कहाँ जाती है? कल भी मैंने माँ के लिए पैसे भेजे थे, कहाँ हैं वह पैसे जो मैं भेजा था? उनमें से भी 2 पैसे माँ के लिए तुम लोगों के पास नहीं हैं। तुम लोग माँ और बच्चों का बहाना बनाकर हमें लूटते रहे हो। माँ के लिए ही तो हम इतनी रकम भेजते हैं, वह सब हजम कर जाते हो तुम लोग। सोनू और राखी राजेश और सीमा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। दोनों मुंह लटकाए सुनते रहते हैं। फिर सोनू और राखी नीचे माँ के कमरे में चले गए। सोनू राखी से बोला। राखी, तुम माँ के पास इतनी सेवा करो, जो भी मांगे तुरंत दे देना। प्रोजेक्ट का काम मैं करता हूँ। अगर आज ही हो गया तो हम कल निकल जाएंगे, नहीं तो परसों चले जाएंगे। माँ की तबीयत संभलते ही माँ का सामान पैक कर देना। ठीक है सोनू, तुम जाओ, मैं माँ के पास ही रहूँगी। सोनू के जाने के बाद राखी ने शकुंतला जी के लिए खिचड़ी बनाती है और अपने हाथों से खिलाती है। फिर कुछ देर बाद उन्हें दवाई देती है। राखी उनकी खूब अच्छी देखभाल करती है। शकुंतला जी भी अपनी छोटी बहू के साथ बहुत खुश थी और एक दिन में ही काफ़ी हद तक अच्छी भी हो गई थी। राजेश और नीता राखी को देख देख कर जलते भूनते रहते हैं। राखी ने अपनी जेठानी से मटर पनीर, पूरी, रायता, खीर कमरे में मंगा कर मज़े से खाया और शकुंतला जी से भी पूछा, माँ जी आपका मन है कुछ खाने का? तो शकुंतला जी ने मना कर दिया। राखी अपने ऑफिस के किस्से सुना सुना कर शकुंतला देवी जी को खूब हंसा रही थी। राखी और शकुंतला को देखकर नीता मुंह बनाते हुए पैर पटकते हुए काम करती रही। रात को आते आते सोनू को काफ़ी देर हो गई थी। जब उसने घर आकर अपनी माँ को हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे को मुस्कान ने छू लिया। उसने अपनी माँ से तबीयत के बारे में पूछा तो शकुंतला जी खुश होते हुए बोली, बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा, पूरे दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने ऑफिस के किस्से सुना सुनाकर मेरा खूब मनोरंजन किया। सोनू बोला, राखी इस प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा करते हैं हम परसों चलते हैं। सोनू और राखी ने 2 दिन रुककर नीता और राजेश से खूब काम कराए। वह भी पैर पटकते हुए इसलिए काम करते रहे ताकि यह हमारी रकम भेजते रहे, लेकिन उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वह माँ शकुंतला देवी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब सोनू और राखी के जाने का वक्त आया और वह माँ को साथ लेकर जाने लगे तो राजेश और नीता को दिल का दौरा पड़ने को हो गया। वह घबरा गए। उन्होंने माँ को ना ले जाने के लिए बोला, क्योंकि माँ का नाम लेकर ही वह सोनू और राखी से आज तक पैसे लूटते आए हैं। माँ तो उनके लिए ATM कार्ड समान थी, इसलिए वह खूब आग्रह करने लगे कि माँ को मत लेकर जाओ, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था। वह दोनों अपनी माँ को अपने साथ बेंगलुरु ले गए। वहाँ उन्होंने शकुंतला जी के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली। राजेश और नीता अपने किए पर पछताने लगे कि अगर हम माँ की थोड़ी भी देखभाल कर लेते तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। राजेश को मजबूरन एक ऑटो को खुद चलाना पड़ा,
क्योंकि वह अपने भाई से पैसे मांग मांग कर ऐश करता था और ऑटो को किराए पर देने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। वह इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी कर सके। पैसों की कमी के कारण अब राजेश और नीता में बहुत झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम थोपते रहते थे। उधर बेंगलुरु में शकुंतला देवी जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ बहुत खुश थी और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती रहती थी। दोस्तों, अपने बुजुर्गों को हमेशा बहुत प्यार दीजिए। जितना प्यार हम अपने बुजुर्गों को देंगे उससे लौटकर दुगना ही आएगा। पता नहीं कितना साथ है आपका आपके बुजुर्गों के साथ। जितना भी समय वह आपके साथ है उनके साथ प्यार से रहिए। जब हमारे बुजुर्ग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी बहुत याद आती है। हमारा घर खाली और ज़िंदगी वीरान हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।